मेरा ज़ाती तजर्बा यह है कि जहाँ औरत की इज्जत नाजुक होती है वहाँ मर्द का रूप भी नाकाबिल एतबार होता है। खुसूसन जब बाप भाई उन पर देहाती हों तो झूठी गैरत के नाम पर लड़कियों के जज्बात और अरमानों का सौदा कर देते हैं। शौहर है तो वो मजाजी खुदा बनकर उसकी खुदी से उनको महरूम कर देता है। ताहम सारा इल्जाम मर्दों को देना भी नाइंसाफी है, क्योंकि अक्सर औरतें फरेब अपनी मर्जी से खाती हैं। अगर वो चाहिए तो अपनी जिंदगी की खूबसूरत राहें निहायत होशियारी से मुतय्यन कर सकती हैं, मगर तकदीर के हाथों में अपना सब कुछ सौंप कर वो खुद अपनी बर्बादी को दावत दे देती हैं। जबकि कुदरत ने कुछ काम तदबीर के ज़ेर असर रखे हैं, वो तदबीर से ठीक किए जा सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि रोती हुई हर औरत और हंसते हुए हर मर्द पर एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी तबाही की कहानी में ज्यादा दोष मेरा है या मेरे वालिदैन का? ये इल्जाम अपने वालिदैन पर लगाना तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि उन्होंने तो मेरे सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैंने ही अपने ख्वाबों का सुनहरी जाल खुद पर इस तरह डाला कि वो मुझसे दूर हो गए। उन्होंने मेरा नाम रहमत इसलिए रखा था कि बेटी उनके आंगन में रहमत बनकर उतरी है। बड़ी मिन्नतों मुरादों से उन्होंने मुझको रब से मांगा और पा लिया। अगर उन्हें मालूम होता कि बेटी नहीं बल्कि अपनी इज्जत की उजली और सफेद चादर के लिए सियाह धब्बा मांग रहे हैं, तो शायद वो पैदा होते ही मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर देते। दोनों भाइयों और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। वो कॉलेज जाते थे जब मैं पैदा हुई। इतनी मुद्दत बाद माँ की गोद हरी होने पर खानदान भर हैरान था, मगर इतना खुश थे कि उनके घर आंगन में अल्लाह की रहमत की बारिश हुई थी। भाई भी मुझको जान से ज्यादा अजीज रखते थे। बाप के मकान में मेरी मासूम कलाकारियों के बाइस बहार का समा रहता था। अपने घर के नौकर भी खुश थे। मेरी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी की जाती थी। दादी बेहद लाड प्यार से मना करती, कहती कि कल को इसने पराए घर जाता है। लड़की जात है, इतना ना बिगड़ो कि किसी घराने से मुताबकत इसके लिए मसला हो जाए। मैं 8वीं में थी जब बड़े भाई की शादी हुई। भाभी बहुत अच्छी थी। सारा दिन मैं उनके कमरे में घसी रहती थी। अम्मी समझाती भी उनको आराम भी करने दिया करो, मगर उनकी एक ना सुनती। साल बाद दूसरे भाई के सर पर सहरा सज गया। अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाने के बावजूद दोनों भाई मुझको अब भी इतना ही वक्त देते जितना पहले दिया करते थे, बल्कि अब तो घर में मेरे नाज उठाने वाली भाभियां भी आ गई थी। कितनी खुशकिस्मत थी मैं कि मेरी दोनों भाभियां भी मुझको इस तरह चाहती थी जैसे मैं उनकी सगी छोटी बहन थी। दोनों ही बहुत अच्छी थी। हम मिल बैठते तो कहकहों की बरसात हो जाती। अगर हसना आ जाती तो महफिल गिलो गुलजार हो जाती। हसना मेरी अजीज अज जान सहेली थी। इसका घर हमारे बराबर में था, तभी ज्यादातर हमारे घर पाई जाती। मैं अपनी सहेली से बहुत मोहब्बत करती थी। इससे बिछड़ने का तसव्वुर ना कर सकती थी। दरअसल में एक जुनूनी किस्म की लड़की थी, जिसके साथ ताल्लुक बन जाता ये वाबस्तगी आखिरी हदों को छू लेती थी। हसना के वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका तबादला होता रहता था। हसना के साथ मेरी दिली वाबस्तगी इतनी बड़ी कि ये भूल ही गई कि इसके वालिद का तबादला हो गया तो ये लोग कहीं भी चले जाएंगे और मैं इसको खुद से बिछड़ने से ना रोक पाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। एक रोज इसने मुझे बताया कि इसके अबू का तबादला कराची हो गया है और 15 दिन में वो ये मकान छोड़कर चले जाएंगे। ये इत्तला मुझ पर बिजली बनकर गिरी। एक दिन वो हमारे घर ना आती, मैं इससे ना मिलती तो वो दिन पहाड़ बनकर मुझ पर गुजरता। मेरी कोई बहन ना थी। ये कमी इसी लाजवाब और धीमे मिजाज वाली लड़की ने पूरी कर दी थी। इसने जुदाई के तस्वुर से मुझे हर वक्त रोना आता। आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगते। इत्तेफाक के इन दिनों हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। अल्लाह ने मेरी सुआन ली। इम्तिहान की खातिर हसना के वालिदैन ने इसको हमारे घर छोड़ दिया। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अगरचे जानती थी कि ये खुशी आर्जी है, फिर भी कुछ दिन तो वो मेरे साथ थी। हमारे घर कयाम पजीर थी। हमने मिलकर इम्तिहान की तैयारी की, पर्चे दिए और वक्त पर लगाकर उड़ गया। हसना के वालिद इसको लेने आ गए। इस दिन में बहुत रोई, आंखें रू रू कर सुर्ख कर डाली। वो भी रोती हुई हमारे घर से गई।
14-15 बरस की उम्र में हम लड़कियां कितनी जज्बाती होती हैं। उफ, मैं इस वक्त को भूल नहीं सकती। हंसना चली गई, मैं उदास रहने लगी, हंसना बोलना छोड़ दिया। अम्मी को डर था कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। भाई मेरा ध्यान बताने को घुमाने फिराने ले जाते, मगर मेरे जहन में हर वक्त हसना की याद किसी जख्मी परिंदे की मानंद चक्कर लगाती रहती थी। बिलाखिर में हमादम सोचते रहने से बीमार पड़ गई। वालिदैन पर यशुन रहने लगे। अम्मी ने कहा कि इसको हसना से मिलाने कराची ले जाते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। मैं ये सुनकर खुश हो गई। वालिदैन से इसरार किया कि कराची चली। मजबूर वालिदैन मुझे कराची लाए। हसना से मिलते ही मेरी बीमारी और पेशमुर्दगी काफूर हो गई। वहाँ हम कुछ दिन रहे, लेकिन तादेर तो ना रह सकते थे, घर वापस आना ही था। घर आकर मैंने रट लगा दी कि कराची अच्छा शहर है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। वालिद ने समझाया कि जिसकी खातिर शिफ्ट होने का कह रही हो, इसके वालिद का फिर कहीं और तबादला हो गया तो क्या हम उनके पीछे मारे मारे फिरेंगे। मैं ना मानी और जिद पकड़ ली। ये वालिद साहब की मोहब्बत की इंतहा थी कि उन्होंने कारोबार भाइयों के सुपुर्द किया और मेरी खातिर शहर बदल लिया। हम कराची आ गए और मैंने हसना के साथ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुझको वालिद ने हसना के घर वक्ती तौर पर छोड़ा कि उनका वालिदा के साथ सामान भी लाहौर से लाना था। कुछ दिनों बाद अबू ने कराची में घर ले लिया और मेरे साथ रहने लगे। मैं बहुत खुश थी, मुराद जो पूरी हो गई थी। अभी मुझे कॉलेज जाते थोड़े ही दिन हुए थे। मैंने कॉलेज के रास्ते में एक नौजवान को खड़े देखा। इसकी खूबसूरती ने मुझे मुतवज्जे किया तो वो भी मेरी जानिब मुतवज्जे हो गया। अब मैं खुद को समझाती कि इसकी जानिब ध्यान न दो, लेकिन वो तो रोज ही खतरा मिलता। मैं इसकी जानिब देखे बना न रहती। खुद से खौफ भी आता था कि जुनूनी तबीयत पाई थी। किसी से भी ताल्लुक बनाने से घबराती थी कि यह ताल्लुक खुद मेरे लिए बाइस अजाब बन जाता था। एक सहेली की मोहब्बत ने मेरे वालिदैन से उनका शहर छुपवा दिया था, तो यह दूसरा ताल्लुक न जाने कौन सा दिन दिखाने वाला था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। इस नौजवान ने मेरा रास्ता रोक लिया और एक मोबाइल फोन मेरे हाथों में थमाकर चलता बना। लोग देख रहे थे, इसलिए इसको आवाज भी ना दे सकी। अब इस मोबाइल ने काम दिखाया। इसके वॉइस मैसेजेस जो उसने मुझको मुखातिब करके भरे थे और इल्तिजा की थी कि मैं उसके मैसेजेस का जवाब अपनी आवाज में दूं और मोबाइल अगले दिन इसको लूटा दूं। ये मेरे लिए एक बड़ा इम्तिहान था। बहरहाल मैंने वॉइस मैसेजेस तो रिकॉर्ड न किए, अलबत्ता मोबाइल लौटाने की नियत से अगले दिन इस जगह खड़ी हो गई जहां वो खतरा रहता था। वो कहने लगा, सामने पार्क में आ जाओ, यहाँ लोग बहुत हैं, वहाँ मैं तुमसे अपना मोबाइल फोन ले लूंगा। मैं बेखौफ पार्क चली गई। वो 1 मिनट को मेरे पास आया, कहने लगा, सामने मेरा दोस्त आ रहा है, कल ले लूंगा, फोन अपने पास रखो। ये कहकर बगैर फोन लिए वो चलता बना और मैं हैरान पर ईशान के तिल खड़ी रह गई। ये इसकी चाल थी। वो इस बहाने मुझे दोबारा पार्क में बुलाना चाहता था। घर आते ही इसका फोन खोला, तमाम वॉइस मैसेजेस सुनने लगी। ये तकरीबन 12 सौती पैगामात उसने मेरे नाम रिकॉर्ड किए थे। पहले दिन तो 2 ही खोले थे, जिनमें कुछ इस तरह की बातें थी। आपकी नजरों ने मुझे हिम्मत दी कि आपको मुखातिब कर। आपकी निगाहें मुझसे पसंदीदगी का इजहार करती हैं। उम्मीद है आप मुझको मायूस न करगी कि मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कोई जरिया समझ में ना आया तो अपने ही मोबाइल फोन को कासिद बनाकर आपके हाथ में पकड़ा दिया। मेरा नंबर इसमें फीड है, राब्ता रखना चाहिए तो अपने पास महफूज कर लेना। अभी मैं इसके ये पैगामात एक एक करके पढ़ रही थी कि उम्मी कोई शे लेने मेरे कमरे में आ गई। इसका मोबाइल फोन मेरे हाथ में था, लेकिन वालिदा ने ध्यान ही ना दिया। वो अपनी मतलूबा चीज उठाकर चली गई। अम्मी मेरे कामों में बहुत कम दखल देती थी। काश वो इस दिन गौर कर लेती कि मैं किसका मोबाइल पकड़े हूँ। उन्होंने तो मुझको ना टूकने की कसम खाई हुई थी। वालिदैन मुझको बड़ा अहम समझते थे। मेरी हर बात उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। इस बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। खुद को जाने क्या समझने लगी।
मैं ये समझने लगी कि मेरा हर फैसला ठीक होता है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब अगले दिन का मुझे को बेचैनी से इंतजार था। इसका मोबाइल मेरे दिल का बोझ बन गया था। चाहती थी कि कल ही लूटा दूं और इसको चंद बातें भी सुना दूं। अगले रोज इसको देखकर जाने किया दिल को हुआ कि खरी खरी तो ना सुना सकी, अलबत्ता ये जरूर कहा कि इस तरह किसी लड़की के हाथ में सर अपना मोबाइल पकड़ा देना कहाँ की अक्लमंदी है। अगर इस पर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहूँ तो पूरा सबूत मेरे पास मौजूद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करोगी। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो मैं भी कोई गिरा पड़ा नहीं हूँ। मुझको तुम्हारी आंखों ने कुछ कहा तो मैंने ये जुर्रत कर ली। तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो मुआफी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुमको यहाँ तो क्या इस दुनिया में ही नजर नहीं आएगा। खैर, मुआफ किया, मैंने बेनियाजी से कहा और मोबाइल इसको दे दिया। ताहम अपनी तरफ से कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके ना दिया। मैं कोई सबूत ऐसा इसके हाथ में ना देना चाहती थी कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। इसकी ऐसी जसारत पर मुझे इस पर गुस्सा ना आया था, क्योंकि इसके लिए दिल में नरम गोशा पहले से मौजूद था। इसी नरम गोशे ने ये राह दिखाई कि मैं बाद में उसके साथ पार्क में जाकर बैठने लगी। इसकी बातें मुझको अच्छी लगती, जिनमें मोहब्बत की महक रची बसी होती। अपनी तारीफ सुनकर मैं फूले ना समाती अब रोज प्रैक्टिकल का कहकर कॉलेज से पार्क चली जाती। मुझको देखकर जुबैर की आंखों में खुशियों के दीप जल उठते। फिर ये हाल हुआ जिस रोज हमारी मुलाकात न होती कमी सी महसूस होती। वो अब मेरी जिंदगी में अहमियत इख्तियार कर गया था। एक रोज कॉलेज में मुझे पता चला कि इसकी और भी लड़कियों से दोस्तियां हैं। मेरी एक क्लास फेलो ने मुझको इसके साथ रास्ते में बातें करते देख लिया। दूसरे रोज इसने मुझसे पूछा कि जुबैर तुम्हारा क्या लगता है। इस पर मैंने भी यही सवाल इससे कर दिया कि वो तुम्हारा क्या लगता है। वो मेरा चचाजाद है लेकिन अच्छा लड़का नहीं है, नशा करता है और दूसरी बुराइयों में भी मुलव्वस है। तभी मेरे वालिद साहिब ने मेरी बाजी के रिश्ते से सख्ती से इनकार कर दिया है। राबिया ने मुझको चंद लड़कियों के नाम और फोन नंबर दिए कि तुम खुदान से बात करके तस्दीक कर लो। ये उनको भी बेवकूफ बना रहा है। इसकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने इन लड़कियों का खोज निकाला, इनसे मिलकर तस्दीक की। वो सब सही था जो राबिया ने बताया था। मुझको बेहद दुख हुआ। जुबैर ने मेरे साथ धोखा किया था और झूठ बोला था कि मुझसे पहले इसकी किसी लड़की से दोस्ती न थी। अब जो मैं इससे पार्क में मिली तो इन लड़कियों के नाम इसको बता दिए और दुखों बात की कि तुमने इन लड़कियों को बर्बाद किया है। बोलो ये बात सच है या नहीं। वो घबरा गया, कहने लगा, तुमसे किसने कहा है? जिसने भी कहा है कहा तो सही है ना। जब इसको यकीन हो गया कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ तो वो कमीनी पर उतर आया, कहने लगा, मैं तुमको भी ऐसे ही रुस्वा कर सकता हूँ जैसे मैंने उनको किया है, वरना मुझसे यूं ही मलती रहो। हरगज़ नहीं, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने मजबूर किया तो मैं अपने वालिद और भाइयों से शिकायत कर दूंगी। वो तुम्हारा बंदोबस्त खुद कर लेंगे। मुझे धमकती हो, जानती हो इसका अंजाम क्या है? इसका अंजाम। वो गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, मेरे दोस्त ने तुम्हारी मेरे साथ अपने मोबाइल फोन में तस्वीरें बनाई हुई हैं। जब हम पार्क में महव गुफ्तगू होते थे तुम तो मोहब्बत के जज्बे से मदहोश मुझ में खोई होती थी। तुमको मालूम भी ना हो सका कि कोई हमारी मूवी और तस्वीर बनाता था। ये सुनकर मुझे शदीद झटका लगा। तो क्या कोई मोहब्बत का निकाब ओढ़कर इतना भी गिर सकता है? अच्छा, मैं माजरत करती हूँ जो मैंने तुमको गुस्से में कह दिया है, लेकिन तुम वो तस्वीरें और मूवीज अपने दोस्त के मोबाइल से डिलीट कर दो। वो तो मैं कर दूंगा। इसका फोन मेरे ही घर पड़ा है। मुझे कैसे यकीन है कि तुम वाकई डिलीट कर दोगे? यकीन ना आए तो अभी मेरे साथ चलो और अपने हाथ से खुद वो सारी तस्वीरें वगैरह मिटा डालो। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। मुझको खुद पर जरूरत से ज्यादा एतमाद था।
वो घर हमारे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था जहां जुबैर मुझे ले गया था। मेरा ख्याल था कि वहां अफराद खाना होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस खाली मकान में उसने मेरे बुरा भला कहने का बदला ले लिया और हद से बड़ी मेरी खुद एतमादी ने मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया।